आपको चेक किसके लिए करना है? पाई/2 के लिए। और आपको ऑलरेडी बोला है कि फंक्शन तो कंटिन्यूस है। f ऑफ पाई/2 की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ पाई/2 की वैल्यू उतनी होगी जितना उसका RHL और LHL होगा। तो जब इसका RHL और LHL चेक करूंगा तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई/2 प्लस, तो ये पाई/2 प्लस बोले पाई/2 माइनस बोल, क्या फर्क पड़ता है? ये भी तो आंसर आना है क्योंकि कंटिन्यूस। तो डायरेक्ट x टेंडिंग टू पाई/2 1 माइनस sin x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट कौन सा फॉर्म है? एक तो लिमिट इसमें भी लगने वाला है क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इनटू में लिमिट कहाँ जगह लगता है? इनटू में तो दूसरा फंक्शन दिया ln sin x डिवाइडेड बाय ln 1 प्लस पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। देखो वहां पर वो परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, दिख रहा है? अगर आप x की जगह पर अगर पाई/2 रखते हो यहाँ पर तो क्या जीरो हो रहा है? हो रहा है नहीं? हो रहा है, ठीक है ना? ये जीरो हो रहा है। प्रॉपर्टी क्या होती है ln की? ln 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। जब x को लिमिट रखता हूँ तो x 0 बनना चाहिए। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से जब मैं लिमिट रखता हूँ तो जीरो हो रहा है। तो प्रॉपर्टी लगाने तो मुझे डिवाइड में क्या चाहिए होगा? पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो अगर मैंने डिवाइड किया तो सामने में मल्टीप्लाई भी करूंगा, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब जब ये लिमिट लगाऊंगा तो ये वाला पार्ट तो क्या हो जाने वाला है? 1। तो उसको हटा देते हैं। बाकी क्या बचा आप लोगों के पास? लिमिट x टेंडिंग टू 2 1 माइनस sin x इनटू ln sin x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का पावर 4 इसका स्क्वायर इसका। ये ठीक है? अगर अब आप x को पाई/2 रखो तो ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है। sin पाई/2 की वैल्यू 1 तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। और ln sin पाई/2 1 ln 1 भी जीरो हो रहा है, ठीक है? तो एक काम करते हैं ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले दो पार्ट में से मैं यही लिख देता हूँ। ये लिमिट यहाँ पर भी लगेगा, ये लिमिट यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर अलग से एलोस्फेयर लगा लेते, यहाँ पर अलग से एलोस्फेयर लगा लेता हूँ क्योंकि दोनों कौन सा फॉर्म है? जीरो। अच्छा मैं साथ में क्यों नहीं कर रहा हूँ? प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है मुझे इसलिए। तो अब इसमें अगर मैं एलोस्फेयर लगाऊंगा तो 1 माइनस sin x का डिफरेंशिएशन 1 का जीरो माइनस 4 ट्वाइस ऑफ पाई माइनस 2x इनटू माइनस 2 करेक्ट इनटू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई/2 ln sin x का 1 by sin x into cos x डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ पाई माइनस 2x into माइनस। वापस एक बार चेक करते हैं, ये माइनस माइनस उसको हटा लेते हैं। x को पाई/2 रखूंगा तो cos पाई/2 0, नीचे भी पाई/2 0। तो वापस एलोस्फेयर लगा लेता हूँ तो cos पाई/2 का सर एक cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और यहाँ पर पाई का 0 माइनस 2x का माइनस 2 तो 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2 माइनस 8, राइट? यहाँ पर अगर x को पाई/2 रखोगे तो cos पाई/2 भी 0 और पाई माइनस 2 इंटू पाई/2 भी 0। तो वहां पर भी एलोस्फेयर लगा लेते हैं। cos का डिफरेंशिएट माइनस cos x स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा? 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 8, राइट? ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर x को पाई/2 रखा तो sin पाई/2 की वैल्यू 1/8 हो गया और यहाँ पर x को पाई/2 तो cos पाई/2 भी तो 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, बटा इंटू में माइनस 1/8। तो अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं तो इसका आंसर माइनस 1/64 होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई है तो दोनों में अलग अलग लिमिट लगाएं, जल्दी हो जाएगी। सर क्वेश्चन 8 में बी की जगह कुछ और हो, मतलब बी
आंसर में बी होगा कि नहीं? डीपीपी की बात करो। एक क्वेश्चन में बी ही रहेगा। बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी बिकॉज आपको 0 बाय 0 का फॉर्म से नीचे 0 है तो ऊपर को भी 0 होना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से अगर आप 5 रखोगे तो ऊपर 50 माइनस 5 भी हो रहा है तो बी को 10 होना पड़ता होगा। तो पूरा क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 हो जाएगा। और फिर मेरे हिसाब से फैक्टराइज होके हो जाएगा 30 इसमें आंसर सी आ रहा है। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? क्वेश्चन में 30 में ये कि भाई फंक्शन कंटिन्यूस है, इफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द रियल लाइन गिवन दैट एक पूरा स्टेटमेंट किया फिर बोला f ऑफ √3 निकालना है। तीन टाइम उन्होंने बोला कि भाई √3 पे फंक्शन कंटिन्यूस है और f ऑफ √3 की वैल्यू निकालना है। f ऑफ √3 किसके बराबर होगा? RHL और LHL के बराबर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू √3 पता करना है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू √3 f ऑफ x की वैल्यू निकालना है। ये फंक्शन कंटिन्यू होगा तो √3 प्लस का आंसर √3 माइनस का आंसर और f ऑफ √3 का आंसर सेम होना चाहिए। तो f ऑफ √3 पूछा है तो मैं ये निकाल लूंगा और f ऑफ x का आंसर मिलेगा तो स्टेटमेंट है उसमें f ऑफ x को सब्जेक्ट बना लूंगा तो मुझे फंक्शन मिल जाता होगा। आपने वैसे ही किया था तो वैसे करना पड़ेगा। उसमें जो फंक्शन दिया हुआ आप देखोगे x स्क्वायर प्लस x f ऑफ x ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस 2f ऑफ x सॉरी माइनस 2x माइनस √3f ऑफ x प्लस 2√3 माइनस 3 इक्वल टू 0। f ऑफ x को साथ में रखो बाकी सब अलग तरफ ले लो। f ऑफ x कॉमन इन दोनों में से f ऑफ x कॉमन तो क्या बचा होगा x माइनस √3 बाकी सब उस तरफ जाएगा। ये x स्क्वायर माइनस 3 को साथ में लोगे तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से x माइनस √3 और x प्लस √3 नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ और ये दोनों उस तरफ जाएंगे तो प्लस 2 कॉमन तो x माइनस √3। अभी x माइनस √3 जब डिवाइड में जाएगा तो आपके पास यहाँ का एक फैक्टर x माइनस √3 यहाँ का x माइनस √3 कॉमन निकल के इसके साथ कट हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर x प्लस √3 प्लस इतने f ऑफ इसमें लिमिट लगा देना है डायरेक्टली x को √3 तो √3 प्लस √3 तो 2√3 प्लस 2 तो 2 कॉमन तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस √3 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 3 के आगे माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3 के आगे ये उस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस 0 का सही है 16 2 माइनस 2√3 तो सही है कौन सा इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। मतलब ग्रेटेस्ट में से इंटीजर का अलग निकाल लेता हूँ है ना 1 तो बाहर आ जाएगा और आप लोगों को रेंज दिया हुआ है 1 से लेके 3 x इज बिटवीन 1 to 3। अच्छा x अगर 1 से 3 के बीच में होगा तो x स्क्वायर किसके बीच में होगा 1 से लेके 9 1 से लेके 9 के बीच में इंटीजर कितने हैं बीच में 2 3 4 5 6 7 8 ये 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट पर से फंक्शन डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है हर इंटीजर पे। ठीक है 2 प्लस लोगे तो आंसर 2 आएगा तो आंसर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 2 माइनस लोगे तो इसका आंसर 1 आएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इस पे आप लोगों को RHL LHL सेम नहीं होगा किसी पे भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया भी था ऐसे क्वेश्चन में आपको बीच के तो सारे वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस होगा ही।
आपको सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू पे चेक करना पड़ेगा। मुझे 1 और 9 पे चेक करना इसलिए पड़ेगा बिकॉज आप 1 माइनस ले नहीं पाओगे क्योंकि आपके डोमेन में नहीं है। आपको लेना क्या पड़ेगा 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो 1 प्लस 1 आंसर इज 2। 1 माइनस ले नहीं सकता तो डायरेक्टली फिर f ऑफ 1 लूंगा, f ऑफ 1 लूंगा तो 1 का f ऑफ 1 तो 1 का ग्रेटेस्ट 1 ही हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर मत करना, x स्क्वायर की रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, ये x स्क्वायर इज बिलोंग्स टू it। तो x स्क्वायर जब 1 ले रहे हो आप लोग, राइट, तो 1 का ग्रेटेस्ट 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, ये दोनों सेम आ रहे हैं, 1 पे तो कंटिन्यूस है। अब देखते हैं 9 पे, 9 प्लस नहीं ले पाऊंगा, 9 माइनस ले पाऊंगा। 9 प्लस से छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 प्लस 1 9 और f ऑफ 9 की वैल्यू 9 का ग्रेटेस्ट 9 प्लस 1 10, ये दोनों सेम नहीं है तो इस पर फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है और एक पॉइंट पर फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है। ये टोटल 8 पॉइंट पर फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है, तो डी आंसर होगा। इसमें फर्स्ट तो नहीं, इसका रीजन ये ना कि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग तक तो कैसे डिस्कंटिन्यूअस होगा? नहीं, 1 पे डिस्कंटिन्यूअस तो वैसे कंटिन्यूअस इसलिए है बिकॉज़ आप 1 माइनस नहीं ले पा रहे हो। तो हम नॉर्मली कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करते हैं 1 प्लस और 1 माइनस, और हमें पता था कि 1 प्लस और 1 माइनस लूंगा तो सेम नहीं आएगा, बट 1 माइनस आप ले ही नहीं पाएंगे क्यों, बिकॉज आपके डोमेन में नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ 1 प्लस और 1 ही चेक करना पड़ेगा। 21st का बी पार्ट डिस्कंटिन्यूअस फॉर ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कोई भी चेक कर लो। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया 0 -1 -2 -3, 0 पे ही चेक करो, 0 पे चेक करोगे आप लोग तो 0 प्लस आपको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस मॉड पहले फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, और अगर इसमें अगर आप 0 प्लस लेते हो तो 0 प्लस में मॉड की जरूरत ही नहीं है, और 0 से बड़ी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0 से बड़ी वैल्यू का ग्रेटेस्ट 0, 0 का मॉड भी 0, आंसर 0 आ गया। अब 0 माइनस लेता हूँ, 0 माइनस लूंगा तो मॉड x क्या बनेगा माइनस x, तो ग्रेटेस्ट के अंदर क्या बचेगा माइनस x, जहाँ पर x की वैल्यू कैसी है 0 से छोटी वैल्यू है ना, 0 माइनस ले रहे हो इसका मतलब x आप लेस देन 0 ले रहे हो, अगर x लेस देन 0 है तो माइनस x ग्रेटर देन 0 है, माइनस x अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 0 से छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -1 का मॉड +1, तो 0 -1 -1 होगा तब कार्य 0 रहने से नीचे नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि भाई 0 पे डिस्कंटिन्यूअस तो और एक बार वैल्यू चेक कर लो, क्योंकि डिस्कंटिन्यूअस फॉर ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो 0 पे नहीं हो रहा तो फिर बाकी भी नहीं होता, फिर भी आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है -1 -2 कोई भी चेक कर लो। -1 प्लस, देखो -1 प्लस लोगे तो -1 से बड़ी वैल्यू का मॉड एक ध्यान रखना ग्रेटर देन -1 है बट 0 से छोटा है, तो नेगेटिव है तो आप लोग का मॉड हटेगा तो -x आएगा। अब यहाँ पर अगर मेरा ग्रेटेस्ट सर्कल डोमेन -x, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 से 1 होगा, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो ये आप लोगों का 0 आएगा। फिर यहाँ पर -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और उसका मॉड 1, इसका आंसर -1 है। फिर -1 माइनस, और ये -1 मतलब क्या कि x -1 से छोटा है, -2 से बड़ा है, तो मॉड तो हटेगा तो -x ही लगेगा, ये नेगेटिव वैल्यू है। अब इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी इक्वालिटी 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, यहाँ पर आप -1 से छोटी वैल्यू रखते हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 का मॉड +2
तो यहाँ पर 1 माइनस 2 का आंसर कितना आ गया? माइनस -1। अब यहाँ पर आप देखो तो RHL भी -1 आ रहा है और LHL भी -1 आ रहा है। अब f ऑफ -1 की वैल्यू, f ऑफ -1 की वैल्यू -1 का मॉड 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 का मॉड 1 0 हो गया। तो यहाँ पर आप देखो तो आपका RHL LHL तो सेम है बट f ऑफ -1 की इक्वल नहीं है, इसलिए वो -1 फिर हो गया। तो फंक्शन आप लोग को बताना पड़ेगा, ये पहले इसलिए f ऑफ x बताना पड़ेगा। नीचे दिया हुआ f ऑफ x तो देखो ना, ये आप लोगों का 15 क्वेश्चन में g ऑफ x का रेंज होता है, ठीक है। g ऑफ x का आप लोगों को इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है 3/2 into f of x, ये f of x क्वेश्चन में गिवन है। x to power 2/3 when x belongs to 0 to 5/2 and if x belongs to 5/2 to 5 तो दिया हुआ है e raised to 3/2 into f of x minus 5/2 raised to power 2/3। ये मेरे f of x है, ये वाला पार्ट। अच्छा, अगर ये f of x है तो f of x minus 5/2 का मतलब क्या, और जहां पर भी x होगा वहां पर क्या रहेगा x minus 5/2, तो क्या रहेगा e raised to power 3/2 into 2/3। x की जगह पर अगर मैंने x minus 5/2 रखा है तो x minus 5/2 को मैं 5/2 minus x करता हूँ तो माइनस कॉमन लूंगा और साइन का माइनस बाहर जाएगा और साइन 5/2 माइनस x की वैल्यू cos x हो जाएगा, तो क्या बचेगा -4। और यहाँ पर x minus 5/2 रख के अगर आप माइनस कॉमन भी लेते हो तो cos को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज cos इधर नहीं बनता होता है, तो cos ऑफ 5/2 माइनस है sin x हो जाएगा, करेक्ट। और इस पूरे का पावर 2/3 डिवाइड बाई √2, ठीक है। अब इसको इसका रेंज पता करना, तो पहले तो ये सोल्व करते हैं, 2 कैंसिल 3 कैंसिल, 3/2 पावर 2/3 पावर कट हो जाएगा, तो g ऑफ x का क्या बच गया फंक्शन ln ऑफ sin x प्लस cos x, कब when x is between 0 to 5/2। फिर अगर यहाँ की बात करोगे तो ये 2 कैंसिल 3 कैंसिल, ये 3/2 ये 2/3 कट e रेज़ टू पावर ln ऑफ ln का बाय डिफॉल्ट बेस e, राइट। तो क्या बचा होगा यहाँ पर e रेज़ टू पावर ln e ऑफ sin x माइनस cos x डिवाइड बाई √2।
ये 3/2 2/3 कट जाएगा ना, और अगर ये और ये सेम है तो क्या बचेगा सिर्फ sin x minus cos x होल डिवाइड बाय √2। ये सब यूज करना है व्हेन x इज बिटवीन π/2 to π। ये पहले फंक्शन बन गया, राइट। sin ln कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, क्योंकि log का बेस 1 से बड़ा है। ln मतलब बेस e है जो 1 से बड़ा है। व्हाट इज रेंज ऑफ sin x plus cos x? इफ x इज बिटवीन 0 to π/, अगर आप x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो sin x plus cos x का रेंज, वैसे sin x plus cos x का रेंज क्या होता है? -√2 से -√x² plus b² to +√x² plus b²। ये प्रॉपर्टी होती है। a cos x plus b sin x का रेंज क्या होता है? -√x² plus b² to +√x² plus b²। इसी तरह से ये रेंज बनाती है। बट इन्होंने दिया क्या है? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेगेटिव में वैसे भी नहीं जा सकता, तो मैक्सिमम और √2 तक ही जाएगा। बट मिनिमम फिर वो कहाँ से चालू होगा? 0 से चालू नहीं होगा। ये 1 से 0 से इसलिए चालू नहीं होगा क्योंकि दोनों एक साथ 0 हो ही है। और इनफैक्ट 0 आप लोगों को 1 भी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि 1 इंक्लूड होने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा या फिर इसको 1 होना पड़ेगा, और इसमें 0 और π/2 दोनों इंक्लूड नहीं है। क्योंकि साइन कहाँ पर 1 होता है? π/2 cos कहाँ 1 होता है? 0 पे, इसलिए 1 इंक्लूड नहीं होगा। और √2 तो कब देता है? जब 45 डिग्री वो इंक्लूड है। अब इसमें मैं ln अप्लाई करूंगा, ln इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सबसे छोटी वैल्यू 1 पे देगा, सबसे बड़ी √2 पे देगा। ln 1 की वैल्यू 0, और ये हो गया ln √2 जिसको इंक्लूड करना है। इसका रेंज ये है। अभी इसका बाकी है, पर इसका हो गया। 1 इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 कब होगा? ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा? π/2, बट π/2 इंक्लूड नहीं किया। और इसको 1 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, वो भी इंक्लूड नहीं है। ये ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, sin x minus cos x अपॉन √2। sin x minus cos x का रेंज वापस -√2 से +√2, बट कौन सा क्वाड्रेंट? π/2 से π/2 से π मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बट cos नेगेटिव होता है, राइट। तो -√2 कब जा सकता था? ये जैसे नॉर्मली sin x minus cos x करें -√2 से +√2 ना, -√2 कब होगा? sin x minus cos x without any condition, मतलब without any quadrant range will be between -√2 to +√2, सही है ना? +√2 कब होगा? +√2 कब होगा? ये जब ये 1/√2 हो, ये -1/√2। ऐसा पॉसिबल है सेकंड क्वाड्रेंट में +1/√2 होगा। 135 डिग्री पर ये +1/√2 होगा, ये -1/√2, तो इसका आंसर +√2 तक पहुंचेगा। जिस तरह की इसकी आज भी मैक्सिमम वैल्यू तो √2 ही है, पर -√2 कब होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x कैसी वैल्यू होगा? नेगेटिव, सही है। कौन सा डिग्री? 315 डिग्री, 360 - 45। 315 पे ये -1/√2, ये +1/√2, तो -1/√2 तो -2/2 तो -√2 होगा, मतलब उसके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, cos हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये -√2 तक sin x पॉजिटिव है, या फिर ऐसे ही समझा देता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट है, sin x कैसी वैल्यू? cos x कैसी वैल्यू? तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता होगा? पॉजिटिव हो जाता होगा। इस तरह के कभी भी नेगेटिव में जाएगा ही, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? sin x sin cos x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू तो √2 है, मिनिमम वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट पर ध्यान देना। ये हमेशा नेगेटिव होने वाला है,
ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में जा नहीं सकता। आप सोचो ना कि अगर x अगर π/2 से π के बीच में है तो मुझे बताओ sin x का रेंज क्या होगा? 0 से 1 पॉजिटिव होगा तो किसके बीच में होगा? 0 से 1। और cos x किसके बीच में होगा? 0 से -1 से 0। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? साइन कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग है। कॉस भी डिक्रीजिंग है। कैसे पता चलता है? कुछ नहीं, यहाँ 1 0 है, यहाँ 0 1 है, यहाँ पर -1 है। तो एंगल इंक्रीज कर दो, कॉस भी डिक्रीज हो रहा है, साइन भी, दोनों का सेम टेंडेंसी है। तो दोनों का अगर सेम टेंडेंसी है तब डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। हम sin x प्लस cos x ऐसा क्यों नहीं करते? मुझे रीजन बता सकते हो कोई भी पूरे क्लास में कि मैं sin x का रेंज -1 से 1, cos x का रेंज भी -1 से 1, इसका रेंज अगर -1 से 1 है, इसका रेंज भी -1 से 1 है, तो मैं दोनों का ऐड करता हूँ, इसका रेंज में -1 -2 से +2 क्यों नहीं बोलते? टेंडेंसी अलग अलग है, क्योंकि हर जगह पर उसकी टेंडेंसी सेम नहीं है। है ना, जब साइन इंक्रीज होता है तो कॉस अगर इसके टेंडेंसी सेम होता तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता था। या तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेम टेंडेंसी है ना दोनों की, तो डायरेक्टली ऐड कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो sin x माइनस cos x को अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट हो तो 0 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा। सही है ना? तो इसका मतलब कि ये तो मिनिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम तो हमें पता ही था √2 है, तो ये हमेशा कहाँ से चालू होगा? 1 से चालू होगा। पर अगर ये 1 से चालू होगा तब ये सोचते हैं कि 1 कब हो सकता है? sin x माइनस cos x की वैल्यू 1 कब हो सकती है? जब साइन 1 होगा, sin 1 होगा 1 होगा, उस टाइम पर cos 0 होगा, पर इससे 1 को इंक्लूड नहीं करने, क्योंकि π/2 को इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब कि ये 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। और इसको फिर किससे डिवाइड करने को बोला है? √2 से। तो यहाँ पर अगर √2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1। तो आप लोगों का ऊपर जब हम चेक कर रहे थे ये वाला फंक्शन ln sin x प्लस cos x का हमारा रेंज क्या आ रहा था? 0 से लेके 0 से लेके ln √2 ना। अच्छा, √2 को 2⁻1/2 लिख सकता हूँ, तो 1/2 कहाँ जाएगा? तो 0 से लेके 1/2 ln 2, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, 1/2 ln 2 इंक्लूड होगा। और इस वाले में 1/√2 इंक्लूड नहीं होगा, बट 1 इंक्लूड होगा। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो और के लिए क्या यूज करोगे? यूनियन। और के लिए क्या यूज करोगे? यूनियन। डी का डी ऑप्शन, 8 का g of x equal to x minus greatest or greater, so fractional part of x here होगा, let f of x be a continuous function with f of 0 equal to f of 1, then the function h of x equal to f of 0. फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, और कंटीन्यूअस के साथ कंटीन्यूअस ही रहेगा, कंटीन्यूअस करेगा ही। डी का h of x equal to f of g of x हो गया।
जो टर्म अपन दिया है तो उसको यूज करना। जीरो और वन देगा एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन ही आएगा एच ऑफ एक्स एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन ही आएगा। नहीं तो फंक्शन जीरो और वन के बीच में देगा कुछ भी जीरो करके कोई भी पुट करेंगे तो जी ऑफ एक्स का आंसर वन से जीरो के बीच में आएगा। जी ऑफ एक्स का आंसर तो जीरो और वन के बीच में होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है तो ठीक है तो एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन ही आएगा एच ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स वन ही आएगा ऐसा एच ऑफ एक्स एफ ऑफ वन या एफ ऑफ जीरो आएगा कैसे एफ ऑफ जीरो आएगा एच ऑफ एक्स एफ ऑफ जीरो भी क्यों आएगा एफ ऑफ वन भी क्यों आएगा। जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस ग्रेटर ऑफ एक्स तो उसमें अगर हमको इंटीग्रल डालेंगे तो टू प्लस या टू एक्स माइनस ग्रेटर एक्स तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। एक्स माइनस ग्रेटर एक्स क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो मैं डायरेक्टली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लूंगा। जी ऑफ एक्स तो प्रॉब्लम है इसका प्रॉब्लम तो एफ ऑफ एक्स है। ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में पर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि पूछा क्या क्यों पूछा।
देखो इस पर g ऑफ x आप लोगों को दिया हुआ x माइनस ग्रेटेस्ट अंडर ऑफ x, मतलब तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, ठीक है। h ऑफ x बोला गया है कि f ऑफ g ऑफ x, जहाँ पर g ऑफ x हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आपको बोला गया कि आप एक फंक्शन कंसीडर करो जो कंटीन्यूअस भी होना चाहिए और जिसके लिए f ऑफ 0 और f ऑफ 1 की वैल्यू सेम भी होना चाहिए, राइट। तो हम वैसे तो बहुत सारे कंटीन्यूअस फंक्शन को जानते हैं, जैसे कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस, है ना। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन। और मुझे ये भी चेक करना है कि f ऑफ 0 और f ऑफ 1 सेम होना चाहिए, f ऑफ 0 और f ऑफ 1 सेम। तो एक ऐसे काम करता है कि ऐसा फंक्शन बना के जिसका रूट ही 0 और 1 हो जाए, जिसके रूट ही 0 और 1 हो जाए। तो x स्क्वायर माइनस x, यहाँ से x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1। तो यहाँ पर अगर आप x को 0 रखोगे तो 0 आंसर आएगा, 1 रखोगे f ऑफ 0 इक्वल f ऑफ 1 होगी। और ये फंक्शन कंटीन्यूअस, ये तो पैराबोला है, तो कंटीन्यूअस ही होता है। तो मैं एक फंक्शन कंसीडर कर लेता हूँ जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, f ऑफ 0 इक्वल f ऑफ 1 एज वेल एज दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ठीक है, राइट। अब f ऑफ x मुझे पता है, तो f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब क्या होगा, जहां पर भी x होगा वहां पर क्या पुट कर लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तब आपका h ऑफ x ही हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को वापस x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x लिख लेते हैं, इसको भी x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x लिख लेते हैं, क्योंकि अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है तो मैं कहाँ चेक करूंगा अब इसका, ये अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो कहाँ हो सकता है, इंटीजर वैल्यू पे हो सकता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट रिलेशनशिप कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फिर इंटीजर वैल्यू कोई भी चेक कर लेता, जैसे मैंने 2 पुट किया तो आप देखोगे तो हर बार वो 0 ही आएगा, क्योंकि जब आप 2 प्लस रखोगे तो ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम ही बनने वाला है, बस ये स्क्वायर होगा या स्क्वायर नहीं होगा। x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 2, x को 2 रखोगे आप लोग तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, यहाँ पर भी 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1, x को अगर 2 रखता हूँ तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी 2 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 0, और 2 रखोगे तो भी 0 आएगा, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 और 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा। ऐसे मैंने 3 पे भी चेक किया तो 0 ही आ रहा है, ऐसे हर इंटीजर पे वो 0 ही देगा आप लोग का। तो ये तो पता चला है कि हर इंटीजर पे फंक्शन कंटीन्यूअस है, राइट। और अगर ये डिसकंटीन्यूअस होगा तो सिर्फ इंटीजर पे ही हो सकता है, तो जहां पर वो डिसकंटीन्यूअस नहीं हो रहा है वो हमेशा कैसे हो जाएगा, कंटीन्यूअस, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो h ऑफ 2 पे भी इसका आंसर 0 आ रहा है, h ऑफ 3 पे भी इसका आंसर 0 आ रहा है, h ऑफ 4 पे भी इसका आंसर 0 होगा, हर इंटीजर पे इसका आंसर 0 ही होने वाला है, राइट। तो हमें ऐसा लगता है कि फंक्शन कांस्टेंट भी तो होना चाहिए, हर जगह पर 0 ही आ रहा है, बट ये तो सिर्फ इंटीजर पे चेक करो। आप कोई रेशनल वैल्यू पे चेक करो, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू पे चेक करो, जैसे मैंने 1.1 लिया तो 1.1 पे भी इसका आंसर 0 होना चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि कांस्टेंट फंक्शन होगा। बट 1.1 जब लोगे तो 1.1 माइनस 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो 1.1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, और 1.1 माइनस 1 0.1 तो थोड़ी ना 0 होने वाला है। यहाँ से तो पता चल रहा है कि फंक्शन कांस्टेंट तो नहीं बोल सकता, राइट। हाँ, बट कंटिन्यूअस जरूर होगा। तो आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से इसका सी ऑप्शन सही होगा, बट इट्स नॉट इन कंटिन्यूअस। तो इसमें आप लोगों को फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो कंडीशन आप लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दो ना, हमने अभी तक 2 पार्ट डिस्कस किया, लिमिट्स और कंटीन्यूटी। तो तीसरा पार्ट कौन सा है, डिफरेंशिएशन। अच्छा, हमें डिफरेंशिएशन जैसा क्या है, रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। जिससे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल बनाया था कि अगर मेरा फंक्शन अगर f ऑफ x है तो f ऑफ x की वैल्यू में चेंज तभी होगा जब उसके डोमेन में चेंज करोगे। अगर मैंने डोमेन में h जितना चेंज कर दिया
तो मेरे फंक्शंस की वैल्यू में क्या चेंज हो रहा होगा? पहले आप लोगों का फंक्शन की वैल्यू कितना था? एफ ऑफ एक्स। आपने उसके डोमेन में एक्स इतना चेंज किया, तब न्यू वैल्यू क्या मिल रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस चेंज कितना हुआ? एक्स जितना चेंज नहीं हुआ, चेंज कितना हुआ? कुछ लोग क्या बोल रहे हैं? एक जितना चेंज तो उसके डोमेन में हुआ, और रेट ऑफ चेंज क्या होता है? चेंज इन वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। और इस फंक्शन की वैल्यू, किसी भी फंक्शन की वैल्यू में चेंज होने का रीजन तो उसका डोमेन ही हो सकता है। मैं इनपुट में चेंज करूंगा तभी तो आउटपुट में चेंज होगा। जिसका आउटपुट में इतना चेंज हो रहा है, कब? जब उसका इनपुट में ये जितना चेंज हुआ। और ये की वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, हम लिखते कैसे थे? लिमिट ऑफ एस टेंडिंग टू, जिसको हम बोलते हैं और सही है। डिफरेंशियल का एक्चुअली जो मीनिंग है रेट ऑफ चेंज, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो मैं ऐसे एक्सप्रेस करता हूँ। अब इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर देखें, अगर ये हमारे पास कोई फंक्शन है, यहाँ पर मैं एक जनरल कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर मैं पहुंचता हूँ तो ऑब्वियसली डोमेन में कुछ चेंज हुआ होगा। सपोज वो पॉइंट x प्लस एच है, मतलब x में कुछ चेंज करके मैंने x प्लस एच कर लिया, तो उसका वैल्यू क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। अगर ये फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स का है तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x प्लस एच कॉमा। अब इन दोनों p और q पॉइंट को ज्वाइन कर लेता हूँ। p और q पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? p और q को ज्वाइन करूंगा तो क्या मिलेगा? कोड लाइन तो मिलेगा ही, बट कौन सा लाइन? कोड। कोड ही तो बोलते हैं इसको। मुझे उस कोड का स्लोप चाहिए। दो पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। करेक्ट। अब इस कोड को अगर मुझे टेंजेंट बनाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोड एंड टेंजेंट? और दो पॉइंट पर टेंजेंट पास। तो अगर मुझे इस कोड को, या ऐसा बोलूं कि अगर ये कोड अगर टेंजेंट को अप्रोच कर रहा है, या कोड को मुझे टेंजेंट बनाना है, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है, तो Q पॉइंट शिफ्ट होते होते कहां पर चला जाए? वो Q पॉइंट का पोजीशन P पे ही चला जाए। तो अगर ये कोड को टेंजेंट बनना है तो P को, और सॉरी Q पॉइंट को किसको अप्रोच करना पड़ेगा? और Q P को अप्रोच करने का मतलब क्या है? x प्लस एच किसको अप्रोच करना है? और x प्लस एच x को अप्रोच करो, उसका मतलब क्या होगा? और अगर h 0 को अगर अप्रोच कर रहा है तो फिर इसको लिखेंगे कैसे? लिमिट ऑफ, अगर इसमें मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 अगर अप्लाई कर लेता हूँ, तो पहले किसका स्लोप दे रहा था? जैसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 अप्लाई करोगे तो अब ये कोड तो क्या बन चुका होगा? तो अब ये कोड का स्लोप नहीं देगा, वो किसका स्लोप देगा? पर ये तो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है? उस कर्व पे होने वाला टेंजेंट का स्लोप मिलता है। दिख रहा है आपके सामने, राइट? इसका मतलब ये है कि सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y नाम का। अब इस x स्क्वायर इक्वल टू 4y नाम पे मेरे पास एक पॉइंट है 1,2 नाम का, सॉरी 2,1 नाम का, पर मुझे इस 2,1 से टेंजेंट बनाना है, और मुझे इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। वैसे तो कॉनिक सेक्शन में डायरेक्टली पॉइंट फॉर्म होता है, राइट? बट अगर वो पॉइंट फॉर्म वगैरह नहीं आता है मुझे, तो मुझे अगर इसका इक्वेशन चाहिए तो मुझे पता है ना कि किसी भी लाइन का इक्वेशन के लिए मुझे पॉइंट और स्लोप चाहिए होगा। पॉइंट दिया हुआ है, क्या नहीं पता? स्लोप नहीं पता। तो स्लोप पता करने का तरीका पता है कि मैं इसका डिफरेंशिएट कर लूंगा तो काम हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट 2x, 4y का डिफरेंशिएशन 4, तो dy by dx की वैल्यू x/2। ये x/2 जो होगा इस कर्व पे कितने टेंजेंट बना सकता? वो हर इनफाइनाइट टेंजेंट का स्लोप यही है। बट सीधी सी बात है ना कि अगर मैं यहाँ से स्लोप टेंजेंट चेंज करूंगा तो स्लोप सेम थोड़ी ना होगा।
इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम थोड़ी होगा, स्लोप तो वेरी करेगा, बट हर टेंजेंट का स्लोप तो डिफरेंशिएशन से मिलेगा, x/2 से मिलेगा, बट वो कौन से पॉइंट्स पर आप टेंजेंट बना रहे हो वो भी तो मैटर करता होगा। आप 2,1 से टेंजेंट बना रहे हो तो dy/dx मुझे चाहिए, बट कौन से पॉइंट पर? तब इसमें अगर मैं 2,1 रख दूंगा x की जगह पर 2, y की जगह पर 1, पर y को ही नहीं रखने के लिए x को 2 रख देते तो 2/2। तो इस पॉइंट से 2,1 से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का स्लोप कितना है? 1। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, सही है, राइट। तो इससे मुझे पता चलता है कि कोई भी कर्व का जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो टेंजेंट का स्लोप मिलता है, बट वो टेंजेंट का डिफरेंशिएशन जब उस कर्व का डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट तो हर पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का सेम ही होगा, बट उसका आंसर वेरी क्यों करेगा? बिकॉज ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, उसके वजह से स्लोप चेंज हो रहा होगा, राइट। तब ये जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था, जिस समय ये पता चला कि वो डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब वो आप लोगों को टेंजेंट का स्लोप दे रहा है। ये हमारा कोई कर्व है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैं c, f(c) बोल देता हूँ, तो मुझे c, f(c) से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इस टेंजेंट का स्लोप f(c) के बराबर होगा। f' मतलब डिफरेंशिएट ना, डिफरेंशिएशन को f'(x) तो बोलते हो। कौन से पॉइंट पर आप लोग टेंजेंट बना रहे हो? c, f(c) की जगह पर आपको c रखना पड़ेगा। f'(c) क्या देगा आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो हम मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कैसा है कि एच किसको अप्रोच कर रहा है? 0 पे, पर हर बार जब आप टेंजेंट बनाते होंगे तो 0 का अप्रोच करते होंगे, जरूरी नहीं है। तो उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। लेट x प्लस h इक्वल टू c, मतलब इसी पॉइंट को मैंने c नाम दे देता हूँ। x प्लस h को क्या नाम दे रहा हूँ? c नाम दे रहा हूँ। अगर x प्लस h को c नाम दे रहा हूँ, h किसको अप्रोच कर रहा है? h किसको अप्रोच कर रहा है? If h is approaching to 0, then x is approaching to c. h अगर 0 को अप्रोच करे तो x किसको अप्रोच करेगा? तो क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c, f of x प्लस h जो c बना है, f of x तो फंक्शन है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकता, डिवाइड बाय h जो है उसको क्या लिखूंगा? c माइनस x, है ना। और सामने f' ऑफ x, और वो f' ऑफ x नहीं रहेगा क्योंकि आप लोग टेंजेंट कहाँ बना रहे हो? क्या यही से बोली? h अगर 0 को अप्रोच करो तो x किसको अप्रोच करोगे? c को। तो ये f' ऑफ c बन गया। नॉर्मली रेफरेंस बुक्स में, कोई भी बुक में इसको इस फॉर्मेट में दिया होता है, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइड बाय x माइनस c, f of x माइनस f of c डिवाइड बाय x माइनस, ये इसका दूसरा वर्जन है तो वही ना, सेम ही तो है, बस मैंने x प्लस h को c नाम दे दिया है, कोई भी कांस्टेंट नाम दे दिया। तो ये भी आप लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, बट ये सिर्फ 0 के लिए बात हो रही है, कोई भी कांस्टेंट के लिए बात हो रही है। अब यहाँ पर आप x टेंडिंग टू c का मतलब क्या है? लिमिट के साथ x टेंडिंग टू c का मतलब क्या है? c को अप्रोच करते हैं बट c के तो फिर क्या हो सकता है? या तो c से थोड़ी बड़ी वैल्यू या तो c से थोड़ी छोटी वैल्यू, जिसके दो पार्ट होंगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, और उसका दूसरा पार्ट लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c माइनस f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c, c प्लस मतलब c से इमीडिएटली कोई थोड़ी बड़ी वैल्यू, और डिफरेंशिएशन आपको देता क्या है? स्लोप। यहाँ से मैं एक टेंजेंट बना रहा हूँ, यहाँ पर c माइनस होगा, ये आपका c प्लस वाला पॉइंट है, ये आपका c माइनस वाला पॉइंट है। तो c प्लस पे जो टेंजेंट बनाओगे और c माइनस पे जो टेंजेंट बनाओगे, उस टेंजेंट का स्लोप अप्रोच किसको करता होगा? c पे जो टेंजेंट बना रहा हो उसकी अप्रोच करता होगा,
सही है, राइट। तो इसके लिए सी प्लस पे जो टेंजेंट बनेगा और सी माइनस पे जो टेंजेंट बनेगा, वो दोनों के दोनों अप्रोच तो सी पे ड्रॉ किए हुए टेंजेंट को अप्रोच कर रहा है। तो एक ही टेंजेंट के लिए 2-3 स्लोप हो सकते हैं, 2 स्लोप हो सकते हैं। एक ही टेंजेंट का तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि एक ही पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ एक टेंजेंट के 2 स्लोप जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि स्लोप क्या करता है, मतलब स्लोप कहाँ से मिलता है, डिफरेंशिएशन से, राइट। अगर इसका स्लोप अगर अलग अलग आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। स्लोप पॉसिबल नहीं है इसका मतलब टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। इसका अलग अलग आंसर है, मतलब 2 अलग अलग स्लोप मिले, एक ही टेंजेंट के 2 अलग अलग स्लोप मिले, ऐसा टेंजेंट पॉसिबल है। तो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है तो स्लोप पॉसिबल नहीं है, स्लोप पॉसिबल नहीं है तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। डिफरेंशिएट करोगे तो स्लोप मिलेगा ही मिलेगा, जब स्लोप ही नहीं है तो फिर डिफरेंशिएशन मिलेगा। इसका किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबल तभी हो सकता है या डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब उस फंक्शन के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाए। इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD। टी प्लस है ना, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू, तो दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड। जैसे राइट हैंड लिमिट बोलते तो वैसे ही हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसको बोलेंगे LHD। जब तक ये दोनों सेम नहीं हो जाते हैं तब तक कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर मुझे किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो मैं उसका RHD चेक करूंगा और भी उसका LHD चेक करूंगा। अगर ये दोनों सेम आया तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, राइट। और ऐसा होने का रीजन बस वो है कि डिफरेंशिएशन आपको स्लोप देता है। किसका स्लोप देता है, टेंजेंट का स्लोप देता है। एक ही पॉइंट पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट के 2 स्लोप नहीं हो सकता है, तो इन दोनों की वैल्यू को सेम होना ही पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक, राइट। तो इससे मुझे पता चल जाता है, अगर ये अपनी चीज ना समझ आ रहा है तो कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है, कोई फंक्शन अगर कोई भी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटिंग पॉइंट, फाइनाइट वैल्यू डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट वैल्यू डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटिंग पॉइंट, वर्टिकल एसिम्प्टोट, जंपिंग, कोई भी, अगर ये आप लोगों का ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर ही रहा है, प्लस का आंसर और ए माइनस का आंसर सेम ही तो है, पर क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, नहीं। कौन सा टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या हुआ कि पूरे फंक्शन में मैं हर पॉइंट से एक टेंजेंट बना सकता हूँ। तो इससे क्या हर पॉइंट से टेंजेंट बना पाऊंगा, यहाँ पर पॉइंट ही नहीं है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे बनता है, पॉसिबल ही नहीं। जिससे क्या पता चला, जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है फिर वो कोई भी टाइप का डिसकंटिन्यूटी नहीं, क्योंकि ये सबसे इजी वाला डिसकंटिन्यूस जिसको आप कंटिन्यूस बना सकते हो, ये रिमूवेबल में आता है, राइट। ये आइसोलेटिंग पॉइंट होता है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, किसी पॉइंट पे थोड़ी ना टेंजेंट बनता है। आप यहाँ से टेंजेंट बना लोगे, आप यहाँ से टेंजेंट बना लोगे, हर जगह से टेंजेंट बना लोगे, यहाँ से तो नहीं बना पाओगे। आप बोलोगे सर यहाँ नहीं बना, यहाँ बना है, तो पॉइंट पे थोड़ी टेंजेंट होता है, टेंजेंट कर्व पे होता है ना। टेंजेंट कहाँ होता है, कर्व। इसका कि यहाँ पर भी आप टेंजेंट नहीं बना पाओगे। जब इन दोनों पे ही नहीं बन पा रहा तो वो फाइनाइट वैल्यू हो तो छोड़ दो, इनफाइनाइट जगह पर डिसकंटिन्यूस होता है, तो वहां तो आप लोगों का डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। इट मीन एक चीज तो क्लियर है कि जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस हुआ वहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, करेक्ट। तो मुझे कोई पूछे कि फंक्शन कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस। दूसरा, फंक्शन में भी कंटिन्यूस है, फंक्शन में भी कंटिन्यूस है बट उसका RHD और LHD इक्वल नहीं है, उसका RHD और LHD इक्वल नहीं है। जैसे मॉड, मैं ग्राफ से बना
मुझे कोई बोले ऐसा फंक्शन देखिए कि ये सामने एक एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, ये फंक्शन कितनी जगह पर a एफ ऑफ एक्स से चालू होके b एफ ऑफ बी तक जा रहा है, e और b के बीच में ये फंक्शन कितनी जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपको कितनी जगह दिख रहा है? कहाँ का? एक तो ये क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ही गायब है, या तो यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो यहाँ पर तो डिफरेंशिएबल, और कहाँ? ऊपर में ये पीक तो यहाँ पर भी है, कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि कर्व का टेंजेंट कहाँ बनता है? कर्व पे बनता है। कोई कॉर्नर पॉइंट पर या स्टार्ट पॉइंट पर कभी भी फंक्शन टेंजेंट ही नहीं बनेगा। अब टेंजेंट नहीं होगा तो स्लोप नहीं होगा, और स्लोप नहीं होगा तो फिर डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो दूसरा मुझे पता चला कि जहाँ कॉर्नर पॉइंट बनता है वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे मॉड कंटिन्यूस है, ये मॉड का ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड x, तो ये लाइन कौन सी होती है? y इक्वल टू x। ये लाइन कौन सी होती है? इसका डिफरेंशिएट करो, y इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन, और y इक्वल टू माइनस x का डिफरेंशिएशन। एक ही फंक्शन के दो स्लोप, मतलब दो डिफरेंशिएशन क्या? इसका RHD और LHD नहीं, तो फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहला डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। सेकंड कॉर्नर पॉइंट, जितने कॉर्नर पॉइंट्स होंगे फिर कॉर्नर पॉइंट्स पर आप लोग टेंजेंट नहीं बना पाओगे, और टेंजेंट नहीं बना पाओगे तो स्लोप नहीं होगा, स्लोप नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, राइट। थर्ड वो तो RHD LHD ही यहाँ कॉर्नर पॉइंट का मतलब ही हो गया इनडायरेक्टली। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स मतलब समझाता हूँ। जैसे